दोस्तों, कैसे आप लोग? तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। जैसे कि हमने चैप्टर हिस्ट्री का 1 से लेकर 10 तक वो भी फिनिश कर चुके हैं। क्लास 7 की हिस्ट्री वो भी फिनिश हो चुका है। तो आज हम शुरू करेंगे दोस्तों क्लास 8 की चैप्टर नंबर 1। तो इसको भी कंटिन्यू करेंगे और इसको भी फिनिश करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आवर पास्ट पार्ट 3। दोस्तों, हम जानेंगे डेट्स के बारे में कि जो हिस्ट्री था, जो इतिहास था, उसमें डेट्स कैसे मेंशन किए जाते थे और किनके द्वारा ये लिखे जाते थे इतिहास जो थे। In the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important. तो इतिहास के संदर्भ में दोस्तों, जो इतिहास ब्रिटिश द्वारा लिखे गए इंडिया के बारे में, जो कि उनके एक-एक जो गवर्नर थे और जो जनरल थे, वो एक महत्वपूर्ण विषय का क्षेत्र बनता था। जिसमें अलग-अलग गवर्नर, अलग-अलग जनरल आए, गवर्नर जनरल जो इंडिया में आए, तो उनके कार्यकाल क्या था, उन्होंने क्या-क्या कार्य इंडिया के हित में किया, इंडिया के विरोध में किया, तो ये सारे हमारे लिए जानने की विषय होती है और ये सब आपको हिस्ट्री इतिहास से ही मालूम चलेगा। This history began with the rule of the first Governor General Warren Hastings and ended with the last Viceroy Lord Mountbatten. दोस्तों, जैसे हमें पता है दोस्तों कि इतिहास किनके स्टार्ट से शुरू हुआ। जैसे अपने भारत के संदर्भ में बात करें तो जो पहला जो भारत का फर्स्ट गवर्नर था वो कौन थे दोस्तों? वारन हेस्टिंग। तो ये वारन हेस्टिंग थे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है। और जो लास्ट जो वायसराय थे, बीच में इन्होंने गवर्नर जनरल हटा के वायसराय का नाम दिया, तो ये लास्ट वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये दोनों नाम बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वारन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। तो जो वारन हेस्टिंग थे, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बने। कब बने दोस्तों? ये डेट भी आपको बिल्कुल याद रखने वाली, 1773 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखें। हाउ डू वी पेरियोडाइज? तो कैसे पेरियोडाइज करते थे या जो इतिहास था उसका विभाजन कैसे करते थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इन 1817 जेम्स मिल, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work. तो जो 1817 में जेम्स मिल थे, जो कि वो स्कॉट के निवासी थे, वो अर्थशास्त्री भी थे और राजनीतिक भी थे, फिलोसोफर भी थे। उन्होंने एक 3 वॉल्यूम जो एक मैसिव काम किया, वो 3 भागों में उन्होंने इतिहास को रचा। जैसे कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। तो उन्होंने भारत के जो इतिहास थे उनको 3 भागों में बांटा, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू का काल कब से कब चला, मुस्लिमों का कब से कब चला और ब्रिटिश का। तो उन्होंने जेम्स मिल द्वारा ये 3 भागों में इतिहास को बांटा गया। एंड दिस पीरियडाइजेशन कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। और जो ये पीरियड इन्होंने डिवाइड किया वो वाइडली इसको स्वीकार भी किया गया। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी वेयर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। और मिल का ये क्या सोच था दोस्तों, उनका क्या थॉट था कि जो एशियन सोसाइटी है उनके अभी जो लेवल है, सिविलाइजेशन का जो लेवल होता है वो कम है यूरोप से, और यूरोप इनसे हाईली एडवांस सिविलाइज हो चुके हैं, जो कि एशियन जो सोसाइटी है ये अभी सिविलाइज नहीं हुए है।
उनके मुकाबले। According to this telling of history, before the British come to India, Hindu and Muslim despots ruled the country। लेकिन उनके हिसाब से और उनके इतिहास के हिसाब से ब्रिटिश आने से पहले इंडिया में हिंदू मुस्लिम ने अपना शासन कर रहे थे या रह रहे थे। Religious intolerance, caste taboos and superstition practice dominated social life। तो जो धार्मिक इंटॉलरेंस था दोस्तों, या जो कास्ट टैबूज था, जो जाति का जो एक बड़ा प्रथा था, या जो जो अंधविश्वास था, जो अंधविश्वास प्रैक्टिसेस हुआ करता था, वो भी सोशल लाइफ को बहुत ही प्रभावित करता था दोस्तों। जो सामाजिक जीवन था उसको भी बहुत ही प्रभावित करता था। यहाँ पे दोस्तों एक इमेज दे रखा लिप्टन टी के बारे में। तो ये लिप्टन टी दोस्तों, ये लंदन में इसका हेड ऑफिस है और ये उस जमाने में वर्ल्ड में बहुत फेमस था ये लिप्टन टी। जो एक ये एडवर्टाइजमेंट का इमेजेस दे रखा है, जो कि 1922 में एक एडवर्टाइजमेंट ये छपा था। जैसे उस समय लोग जो लिप्टन टी था, वो बड़े महाराजा राजा वो सब इस लिप्टन टी का इस्तेमाल किया करते थे। तो एक ही बड़ा ब्रांड के रूप में भी कहा जा सकता है, या बड़ा फेमस था उस टाइम का। तो उसी का ये इमेजेस है यहाँ पे दोस्तों। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern। तो जो ब्रिटिश ने क्लासिफिकेशन, जो ब्रिटिश का विभाजन था इतिहास को लेके, तो जो इंडियन हिस्ट्रियन थे, जो इंडिया के इतिहासकार थे, उन्होंने इसको अपने संदर्भ में अपने हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया दोस्तों। जैसे कि एंशिएंट जो प्राचीन, मिडाइवल जो मध्य काल के बारे में बताता है, जो मध्य इतिहास के बारे में हमें बताता है, एंड मॉडर्न जो मॉडर्न में क्या क्या हुए उनके बारे में। तो इन्होंने 3 विभागों में बांटा, एंशिएंट में, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो ये किनके अकॉर्डिंग बांटा गया? जो इंडियन हिस्टोरियन थे उनके अकॉर्डिंग। अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, नॉर वाज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। तो दोस्तों जो ब्रिटिश काल का टाइम था, उनमें क्या होता था, जो आम आदमी थे उनके लिए नियम कानून कुछ नहीं थे। जैसे उनके लिए समानता नहीं था, उनके लिए आजादी नहीं था, ना उनका वैल्यू होता था, ना उनको सम्मान मिलता था। ये एक ना उस समय जो आर्थिक स्थिति था वो भी कोई प्रोग्रेस रूप में था। बस वो अपने आप को प्रोग्रेस करने में लगे हुए थे और जो यहाँ के लोग थे, जो इंडियन थे, जो इंडियन सिटीजन थे, उनका उन पे ध्यान नहीं होता था। वो जैसे भी चाहते थे कि अपना हर जगह कंट्रोल चले, अपना पावर चले, वो इनके बारे में कैसे अपने आप को ग्रोथ करने में लगे हुए रहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय, जो संचालक होते थे, तो वो क्या हर चीजों का रिकॉर्ड रखते थे दोस्तों। One important source is the official record of the British administration। तो जो ऑफिस जो उस टाइम और जो ऑफिशियल जो कार्यालय हुआ करता था ब्रिटिश के टाइम में, तो उनका जो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण एक सोर्स था जिससे वो रिकॉर्ड हासिल कर सके। जो ब्रिटिश के टाइम में जो संचालक थे, जो कार्यालय था, उनसे एक सोर्स माना जाता जिससे वो ऑफिशियल रिकॉर्ड हासिल किया जा सकता था। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ writing was important। Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written। और जो ब्रिटिश थे उनका क्या मानना था कि जो भी एक्ट या जो भी निर्णय लिया जाता था, जैसे प्लान बनाया जाता या कोई डिसीजन लिया जाता या कोई एग्रीमेंट होता था या कोई जांच पड़ताल का कार्य होता था, तो उसको क्लियरली लिखा जाए, उसको लिखित रूप में रखा जाए ताकि उनको भविष्य में कभी जरूरत हो तो उससे वो रिकॉर्ड अपना हासिल कर सके। तो ये सारी चीजें
लिखा जाता था और रिकॉर्ड रूम में रखा जाता था दोस्तों। वंस दिस वाज डन, थिंग्स कुड बी पॉपुलरली स्टडीड एंड डिबेटेड। तो उनका मानना ये था दोस्तों कि एक बार ये सब किया जा चुका पुख्ता से, अच्छे हिसाब से इस रिकॉर्ड को रखा जा सकता है, तो फ्यूचर में हम इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका वाद विवाद कर सकते हैं, इसका डिबेट कर सकते हैं। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. और ब्रिटिश ये भी समझते थे कि जितने जो महत्वपूर्ण कागजात थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको, जो लेटर्स थे, उनको अच्छी तरह से रखा जाए और केयरफुली उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, उसको संभाल के रखा जाए ताकि फ्यूचर में उनको जरूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर सके। All had record rooms, specialized institution like archive, museum were also established to preserve important records. तो वो क्या-क्या रखते थे दोस्तों? जैसे रिकॉर्ड रूम रखते थे, जिसमें सारी जो कागज़ात थी, जो रिकॉर्डेड फाइल हुआ करता था, उसको रिकॉर्ड रूम में रखते थे। स्पेलाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन बना दिया था उन्होंने, कि जिसमें सारे जो ज़रूरियात कागज़ात हैं, उनको रखते थे। म्यूज़ियम था, उसमें भी वो बहुत सी जो फ्यूचर में काम आने वाले जो चीज़ें थे, उनको रखते थे और इसको बहुत ही संभाल के ये जो रिकॉर्ड था, इनको अच्छे से रखते थे। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं वारेन हेस्टिंग की इमेज, यही है दोस्तों वारेन हेस्टिंग। ये उनका फोटो है, ये वारेन हेस्टिंग थे, जो इंडिया का पहला जनरल गवर्नर बने थे 1773 में। ये उन्हीं का फोटो है। मैं इसलिए लगाना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन मैं लगाया दोस्तों ताकि मतलब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें जानकारी होना चाहिए, या कभी-कभार ऐसे फोटो में भी हमें पहचानने की जरूरत हो, जिससे हम पहचान सके कि हाँ, ये वारेन हेस्टिंग है या कौन है। तो इसलिए मैंने इस फोटो को यहाँ पे लगाया। Survey become important. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. और ब्रिटिश का मानना क्या था कि किसी भी सूबे को या किसी भी रीजन को या किसी भी देश को अगर इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन करना है या उसको अच्छे से चलाना है, अपने ढंग से चलाना है, तो सबसे पहले उसका सर्वे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही ज़रूरी समझते थे दोस्तों। ताकि यहाँ पे क्या उपज है, या यहाँ पे क्या चीज़ का खेती-बाड़ी किया जा सकता है, या क्या-क्या संपदा, क्या रिसोर्सेस हमें यहाँ से मिल सकता है, तो इसका सर्वे करना वो अनिवार्य समझते थे, ताकि इफेक्टिवली इस सूबे को या इस रीजन को आराम से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। तो ये उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कामों में से एक हुआ करता था। By the early 19th century, detailed survey were being carried out to map the entire country. तो 19 शताब्दी के दौरान एक डिटेल सर्वे किया उन्होंने, सारे एरिया को सर्वे किया और एक मैप तैयार किया। अपने जो देश का सारा उन्होंने सर्वे करवा के एक मैप तैयार किया, क्योंकि हर जगह एक जैसे उपज वाले खेती भी नहीं है, कहीं पे फर्टाइल है तो कहीं पे बैरन है, कहीं पे बंजरे हैं तो कहीं पे खेती-बाड़ी वाले एरिया ज़्यादा है। तो इन्होंने सारे एरिया का जायजा लिया और उस हिसाब से ये आगे का प्लान तैयार किया इन्होंने। इन द विलेज रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड, और इन्होंने क्या किया, गाँव में जो रेवेन्यू था, जिससे वो टैक्स वसूली करने का जो उनके मनसे थे, उन्होंने रेवेन्यू सर्वे भी कंडक्ट किया, उसको भी शुरू किया। The effort was to know the topography, the soil quality, the flora and fauna, the local history and the cropping pattern. जैसे दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया, the effort was to know the topography of the soil. तो ये क्या जानना चाहते थे कि जो गाँवें था, उनका जो रेवेन्यू कैसे हम वसूली कर सकते हैं, तो कहाँ-कहाँ पे जैसे अलग-अलग जो लेयर ऑफ द लैंड है, जो टोपोग्राफी है, कहाँ पे खेती-बाड़ी अच्छे से होगा, कहाँ पे उपज ज़्यादा होगा, मिट्टी का जो क्वालिटी है कैसा है, वहाँ पे क्या-क्या हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्या-क्या फार्मिंग कर सकते हैं, ये सब उन्होंने सर्वे करवाया। द लोकल हिस्ट्री एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, और जो लोकल लोग हैं, इनका इतिहास, कैसे पैटर्न, खेती करने का क्या तौर तरीके है, किस टाइम में क्या खेती करते हैं, इनके बारे में वो डिटेल एक अपना खाका तैयार किया।
ऑल द फैक्ट्स सीन एज ए नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। और ये सारे जानकारी उन्होंने इकट्ठा किया ताकि वो इस रीजन, उस क्षेत्र का ये अपना नियम कानून चला सके, अपना एडमिनिस्ट्रेशन फैला सके। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। Here is a report of police strike in 1946. More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on TT. तो यहाँ पे दोस्तों एक रिपोर्ट है पुलिस का, जो कि 1946 में एक स्ट्राइक हुआ, एक आंदोलन हुआ, पुलिसों द्वारा एक स्ट्राइक किया गया दोस्तों, जिसमें कितने लगभग 2000 पुलिस शामिल थे। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में। उन्होंने खाना लेने से या उनके भोजन लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें उनका वो ये सोचते थे कि उसमें जैसे जो खाना था उनके लिए फिट नहीं है, पॉल्यूटेड थे। उनके बारे में चलिए पॉइंट वाइज जानते हैं क्या क्या उनके हिसाब से जो भोजन था खराब था, उनके बारे में देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लगभग 2000 पुलिसमैन थे, वो खाना लेने से इनकार कर दिए थर्सडे के दिन, थर्सडे मॉर्निंग में। और एक ये विद्रोह खड़ा किए, जैसे उनके लो सैलरी, जो सैलरी था वो भी कम होता था दोस्तों, जो खाने का क्वालिटी था वो भी खराब था, और जो उनको पानी या जो भी खाने पीने का सामान था वो भी लो क्वालिटी का हुआ करता था। As the news spread to the other police station, the men were also refused to take the food. और जैसे ये न्यूज दूसरे पुलिस स्टेशन पहुंचा, दूसरे वो पुलिसों को पहुंचा, तो उन्होंने भी खाना लेने से इनकार कर दिया। One of the strikers said the food supplied to us from the police line kitchen is not fit for human consumption. तो एक जो पुलिस वाला था, जो एक उसमें स्ट्राइकर था, जो विद्रोही था, उन्होंने क्या बताया कि ये जो खाना जो सप्लाई किया जाता है, ये ह्यूमन, जो इंसानों के खाने के लिए फिट है ही नहीं दोस्तों। इवन कैटल वुड नॉट इट। और उनका ये मानना था कि ऐसा हमें खाना प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि यहाँ तक के जानवर भी नहीं खा सकता। जैसे वो जो चपाती था, जो दाल था, वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का हुआ था। तो इसलिए उनका आंदोलन आक्रोशित था दोस्तों। तो ये था एक विद्रोह के बारे में, ये एक आंदोलन था उस टाइम जो पुलिस ने किया था दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर खत्म होता है। नीचे एक ये देखते हैं दोस्तों, ये एक इमेजेस है जो कि सर्वे कराया जाता था, उसी का इमेजेस है। तो ये कैसे जमीनों का सर्वे करते थे, कैसे कैसे ये मैपिंग तैयार करते थे, कि कैसे इनको यहाँ पे नियम कानून बनाने हैं और कैसे सारे एरिया पे इनको कंट्रोल अपना हासिल करना है। तो इसलिए उस टाइम का ये एक छोटा सा इमेज था, इसको मैंने जरूरी समझा ताकि किस टाइप का सर्वे वो करते थे, इससे आसानी होगा समझने में दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। क्लास हिस्ट्री 8 चल रही है अपनी, चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे दोस्तों। जब तक के टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली कमेंट में डाल सकते हैं दोस्तों, उसका जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ।